आज हमारे पब्लिक मंच पर बीजेपी की बड़ी नेता, हैदराबाद में इतनी चुनौती देने वाली, पूरे देश में अपने पहले चुनाव लड़ने वाली माधवी लता जी, आप तो धूम मचाई हुई हैं। रामनवमी के दिन आपने मस्जिद के सामने जो किया वो भी सबने देखा। ये क्या सबका साथ है? एकदम बिल्कुल ये सबका साथ है, क्योंकि पहली बार तीर मस्जिद के तरफ नहीं था, तीर आकाश के तरफ था। जब हम बाण ऐसा उठाते हैं तो तीर तो आकाश में जा रहा है ना, अगर मस्जिद पे डालना है तो ये एंगल पे आना चाहिए। ये पहली सच्चाई है। एक काम करते हैं, जीतने के बाद असद के हाथ एक दिन धनुष दे देंगे। धनुष को उठाने के लिए कहेंगे तो तीर वहां जाएगी, यहां नहीं जाएगी। और दूसरी मुद्दा यह है, जिस रमजान में हजरत अली साहब का जुलूस में मैं जाकर लोगों को खाना बांट सकती हूं, तो ये हाथ सिर्फ अमन के लिए तीर ही छोड़ेगा, मजहब के दरार वाला तीर कभी नहीं छोड़ेगा। छोटी सोच वालों की छोटी बातें हैं, वो सब फर्क नहीं पड़ेगा हमको। धर्म के आधार पर कोई कह रहा है मंगलसूत्र चला जाएगा, कोई कह रहा है घुसपैठिए ले लेंगे सब कुछ आपका। और ओवैसी साहब हैं, वो अपने मुस्लिम वोटर्स को कह रहे हैं कि आइए बाहर, इनको बाहर रखना है वरना जीना मुहाल हो जाएगा इस देश में। इसका मैं पहले सवाल का जवाब ये देती हूं कि मंगलसूत्र के बारे में, जब मोदी भैया ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दी थे, किसी सिलेंडर के ऊपर तो मेरे हिसाब से मजहब का नाम नहीं लिखा हुआ था। जब मोदी भैया ने अन्न दिए थे सबको, किसी अन्न के ऊपर खाने वाला का नाम ऊपर वाला ने लिखा होगा, लेकिन मोदी भाई ने किसी का मजहब का नाम नहीं लिखा। जब उन्होंने स्त्री का संरक्षण करने की प्रयत्न करी थी, तब भी उन्हें बिना कोई मजहब का देके उन्होंने किया है। लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि जिस प्रकार से ये लोग एक मजहब का नाम लेकर रिजर्वेशन की बातें करते हैं, तो मेरा ये समझ के बाहर है। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण बहुत जल्दी दे देती हूं। समझिए, एक तरफ एक 5 परिवार है जो बाकी के मजहब से हैं और गरीब परिवार है, एक परिवार में 2-2 बच्चे हैं। दूसरी तरफ मुसलमान परिवार, गरीब पसमंदा परिवार है जिसके अंदर 10 बच्चे हैं। अगर देश का मेहनत का पैसा एक 5 परिवारों में आप बांटेंगे या मेहनत उनको देंगे, तो 5 घर में से 10 लोग बाहर निकलेंगे उन्नति कर और देश का आधार बनकर। अगर यही एक घर में आप डालेंगे जिनके परिवार में 10 बच्चे हैं, तब आप बताइए न्याय कर रहे हैं आप, इसका अन्याय कर रहे हैं। और मेरा मुद्दा 2, अगर यही 10 परिवार के मुसलमान के घर में अगर पिताजी और माताजी, उनमें से कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, जिनको बच्चों को पढ़ाने का हैसियत है, ये 10 बच्चे देश का नाज बन के बाहर निकलेंगे। अभी मुद्दा है कि इस देश का मेहनत का पैसा 2 बच्चे वाले 5 घर जाना चाहिए या 10 बच्चे वाले 1 घर जाना चाहिए। बस मुद्दा इतना ही है यहाँ पर। जयराम रमेश जी का कहना है, और वो मीडिया सेल के चीफ भी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि अगर सिर्फ जयराम रमेश राहुल खड़े होते तो आपका कद बढ़ जाता। देखिए, मेरा कद तो तब बढ़ गया था जब मैंने राहुल गांधी को हरा दिया, जब वो कांग्रेस पार्टी के केंद्र में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जहां तक कि जयराम रमेश जी की बात है, उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है। दम है तो यहाँ आकर सांसद क्या सभासद का चुनाव लड़कर दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि मुद्दे वही हैं अमेठी में जो बरसों पहले भी थे। नहीं, आज मुद्दा ये है कि अगर 5 साल में स्मृति ईरानी, मोदी और योगी सरकार के समन्वय से यहाँ 1,14,000 घर बनवा पाई, जबकि 5 सालों में 2 वर्ष कोविड के थे,
तो फिर राहुल जी की तो माताजी की सरकार थी केंद्र में, राहुल जी के मित्र की सरकार थी प्रदेश में, तो उन्होंने क्यों नहीं बनवाए? आज मुद्दा ये है कि अगर 5 सालों में मोदी और योगी सरकार के समन्वय से स्मृति ईरानी ने क्षेत्र में 4 लाख परिवारों के लिए शौचालय बनवा दिया, तो राहुल जी की सरकार थी केंद्र में, उनके मित्र की सरकार थी प्रदेश में, उन्होंने 15 साल क्यों नहीं बनाया? आज मुद्दा ये है अमेठी में 3,50,000 घरों में जल जीवन मिशन से नरेंद्र मोदी नलका लगवा सकते हैं सांसद के सहयोग से, सांसद के निवेदन पर। तो 10 साल राहुल जी की सरकार थी केंद्र में, प्रदेश में उनके सहयोगी दल की सरकार थी, उन्होंने नल से जल क्यों नहीं दिलवाया? आज ये सवाल है अमेठी में कि स्मृति ईरानी ने मोदी योगी सरकार की वजह से क्षेत्र की जनता में 1.5 लाख ऐसे परिवार है जिनके पास कभी विद्युत का कनेक्शन नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिलवा दिया 5 साल में। 15 साल राहुल जी यहाँ क्या कर रहे थे? आज सवाल ये है कि यहाँ पर कई पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसियां लोकल कांग्रेस नेताओं के नाम पर है, फिर भी स्मृति ईरानी ने 5 साल में 2,20,000 घरों में गैस का कनेक्शन दिलवा दिया उज्ज्वला योजना के माध्यम से। तो स्मृति ईरानी ने 5 साल में ये काम किया, 15 साल राहुल जी और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? वो कहते हैं कि वो जाति जनगणना कराएंगे, वो अरे वो अपनी जनगणना कर ले पहले, कितने बचे हैं उनके पास, सीटें कितनी बची, लोग कितने बचे, कार्यकर्ता कितने बचे और नेता कितने बचे, बाद में देश गिने। अखिलेश यादव से पूछा गया कि राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, आप बनेंगे, तो वो कहते हैं ये स्ट्रैटेजी बाद की है। अब मैंने कहा ना, एक स्ट्रैटेजी जो आपने जयराम रमेश के नाम से बोली, सीट हारने की स्ट्रैटेजी सिर्फ जयराम रमेश की हो सकती है। और जहां तक अखिलेश जी का सवाल है, तो अखिलेश जी भी कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि कल राहुल गांधी क्या कर डालेंगे। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है और श्रीमती वाड्रा ऐसा व्यक्तित्व है जिनके ऊपर उनके अपने अलायंस के पार्टनर्स ही विश्वास नहीं करते। तो जहां पर विश्वास ही नहीं है वो बोले क्या बेचारे? अगर राहुल गांधी 2024 में भी बुरी तरह हारते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 3 बार अगर किसी को पब्लिक रिजेक्ट कर देती है, फिर भी क्या वो सामने आना चाहिए एक ऑल्टरनेटिव बन के? नहीं आना चाहिए। मतलब ये तो अगर आप फिर वही दुनिया भर के जितने डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ एक तरीका है कि भाई आप एक मौका आपको मिले, 2 मौका मिले, लेकिन ये दोनों साइड से लागू होता है। दुनिया में ये भी प्रैक्टिस है कि आप 10 साल जीत कर आ गए, आपने शासन चला लिया, अब मौका किसी दूसरे को दीजिए। तो ये बात मोदी जी पर भी लागू होती है, भाई 3 बार जीत के आ गए, अब जीवन भर मत रहिए, किसी दूसरे को दीजिए। राहुल गांधी पर भी ये लागू होता है कि भाई आप 15 साल विरोध में रह लिए, आप नहीं, आपको सफलता मिली, किसी दूसरे को मौका दीजिए ताकि वो विरोधी पार्टियों का या विरोधी आइडियोलॉजी का या काउंटर आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर सके। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि ये 10 साल का जो रूल है ये लागू होना चाहिए देश में। बंगाल में 18 सीट्स पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थी। बंगाल आपने बहुत नजदीक से देखा है, काफी काम किया है। इस बार ग्राउंड सिचुएशन क्या है? खास करके संदेश खाली का जो मुद्दा उठा है वो तृणमूल कांग्रेस को नुकसान करेगा, बीजेपी को क्या देखिए, मैं बंगाल में अभी जमीन पे नहीं हूं, मैं फर्स्ट हैंड मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन संदेश खाली जैसे जब भी मुद्दे आते हैं तो नो मैटर व्हाट यू क्लेम, जो रूलिंग पार्टी है उसको उसका नुकसान होगा ही होगा। बट संदेश खाली विथ और विदाउट संदेश खाली, बीजेपी हैज बीन ऑन अपसर्ज इन बंगाल। मेक नो मिस्टेक, लॉट ऑफ पीपल सिटिंग इन दिल्ली दे थिंक कि बंगाल में तो बीजेपी खत्म हो गई। बीजेपी आज भी वहां बहुत मजबूत पॉलिटिकल फोर्स है, एंड विथ द इंक्रीजिंग एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट टीएमसी, क्योंकि उनके 12-13 साल हो गए सरकार में, TMC will find it increasingly difficult to defend their territory. So to that extent, I do not see BJP going down below what they got in 2019. तो विधानसभा के मुकाबले बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लोकसभा में पश्चिम बंगाल में कर सकती है, and that will come as a surprise to many people in Delhi who are thinking कि बीजेपी बंगाल में खत्म हो गई है या बहुत कमजोर हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा में बीजेपी को बंगाल में अच्छे नंबर, बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। साउथ में
South में BJP is expanding. They have been trying to expand their base and support in East and South, not only in South. Telangana में they are already around 14%. So I see that voting percent is again going up in favor of BJP. Another state which again is not being followed from the BJP's point that closely is Tamil Nadu. Again, I see in Tamil Nadu probably for the first time BJP will break into double-digit vote share. मतलब अगर आप ध्यान से देखें बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही है, जो प्रधानमंत्री का एफर्ट है पिछले 4-5 सालों में, बहुत ज़्यादा एफर्ट इन लोगों ने तमिलनाडु में लगाया है और मुझे लग रहा है कि एनीथिंग बिटवीन 8% एंड अबव, 8 to 12% के आसपास बीजेपी का वोट शेयर तमिलनाडु में हो सकता है. अगेन सीटों को मैं कुछ नहीं कह सकता हूं. मैं ये जानता हूं कि बीजेपी, इट विल बी ए मेजर थिंग इफ बीजेपी ब्रेक्स इनटू डबल डिजिट वोट शेयर इन तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु बड़ा स्टेट है. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बीजेपी टू माय माइंड इज अवेयर कि दे आर वीक इन ईस्ट एंड साउथ, एंड ईस्ट एंड साउथ में बीजेपी's परफॉर्मेंस will become better than what it was last time, starting from Bihar, Bengal, Odisha, Andhra, Telangana, Tamil Nadu or Kerala. And hold me to this statement. In East and South, BJP's cumulative number compared to 2019 in these states, Bihar, I repeat, Bihar, Bengal, Odisha, Telangana, Andhra, Tamil Nadu and Kerala, put together roughly about 220 Lok Sabha seats. In these 220 seats, BJP is going to increase their tally compared to 2019. बांसुरी जी, पूछना चाहूंगी, कभी कभी जब माँ बाप बहुत फेमस हों, बहुत बड़े अचीवर्स हों, नाम दुनिया में इतना ज्यादा उनका व्याख्यात हो, तो क्या बच्चों पर प्रेशर पड़ता है कि किस तरह से अपनी जगह खुद बनाएं, अंडर द सन जैसे कहा जाता है, और क्या कुछ शोल्डर्स पर बोझ महसूस होता है? जी नहीं, मुझे लगता है इसके दो पहलू हैं. एक तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माय स्कूल वासंत वैली. मैं वहां पर 2nd क्लास से थी, तो तब थी, तो आपके जो बचपन के सखा है ना, वो आपका दिमाग बहुत जमीन पर रखते हैं, आपके टीचर्स. और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें मेरे माता पिता को भी क्रेडिट जाता है. उन्होंने कभी भी ये महसूस ही नहीं होने दिया. और मुझे ये लगता है कि माँ हमेशा नेता का लिबास दहलीज पर छोड़ कर आती थी. घर के अंदर वो केवल एक बहुत अच्छी माँ थी, एक पुत्रवधू थी, एक नारी थी. और मैं हमेशा कहती हूँ, आई एम डॉटर ऑफ सुषमा स्वराज द मदर, नॉट सुषमा स्वराज द लीडर. मैं सुषमा स्वराज जी की एक बहुत फेमस स्पीच आपको सुनवाना चाहती हूँ. 1996 की स्पीच है. मैं पार्लियामेंट की मीडिया गैलरी में थी, मुझे बहुत अच्छे से ये याद है. और उन्होंने संसद में ये स्पीच दी थी. क्या दिया था, क्या कहा था, सुनवाती हूँ आपको. जी, हम सांप्रदायिक हैं. हाँ, हम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं. ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं. हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं. हाँ अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता बनाने की बात करते हैं. सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी कि चूंकि हम अपने हिंदू होने पर शर्म महसूस नहीं करते, इसलिए हम कम्युनल हैं, इसलिए हम सांप्रदायिक हैं. आप उनकी स्पीचेस सुनती हैं? नहीं. क्यों? मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है उनकी स्पीचेस सुनना. क्यों? याद आती है. उनकी क्षति, उनकी खलिश समय भी नहीं पूरी कर सकता. मैं जानती हूँ हम सबको अपनी माँ बहुत पसंद है, मेरी वाली कुछ खास थी. रेवंत रेड्डी शेयर कर रहे थे स्टेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ. तब उन्होंने क्या कहा, मैं आपको सुनवाना चाहती हूं. सुनिए. नरेंद्र मोदी जी
हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है, तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। यानी कि नरेंद्र मोदी बड़े भाई और गुजरात मॉडल आपका मॉडल जो आप तेलंगाना में चलाना चाहते हैं। क्या करे थे उसमें नाविका जी, अच्छा हुआ मुझे याद दिलाया। दिस इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स में जितने भी मुख्यमंत्री लोग हैं, ये सब मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री बड़ा भाई है। आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी वो कुर्सी में है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट स्टेट के रहते, कुछ सब्जेक्ट सेंटर के रहते, बाकी के सब्जेक्ट कॉन्करेंस लिस्ट, मतलब स्टेट एंड सेंट्रल कि जो टैक्स, इनकम टैक्स, सेंट्रल टैक्स, IGST, ये सब सारे पैसे दिल्ली जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पैसे देना है, परमिशंस देना है। हमारे तेलंगाना में तो जो इरिगेशन प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं दे रहा है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन प्रोजेक्ट कास्ट इज एस्केलेटिंग लाइक एनीथिंग। तो इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी जी और आगे भी बोला, आप बुलेट ट्रेन लेकर गए, आप गिफ्ट सिटी बना लिए, आप साबरमती रिवर फ्रंट बना लिए, और केंद्र से बहुत सारे पैसे गुजरात लेकर गए। कोई भी तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए तो डरा के फिर वो गुजरात लेकर जा रहा है। तो प्रधानमंत्री सबको, जितने सारे मुख्यमंत्री हैं, सबको छोटे भाई समझकर सबको मदद देना, सबका हिस्सा बराबर देना। हमारे हिस्सा हमको बराबर नहीं मिल रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री से मैं ये कहा, याद दिलाया उनको, आप बड़ा भाई है, आप बड़ा भाई जैसा काम करना है, सब छोटे भाइयों को मदद करना है। आप याद दिला रहे थे। हाँ। और आप जिन्हें बड़ा भाई कहते हैं, उन्हें आपके नेता राहुल गांधी क्या कहते हैं? उसका हिस्सेदार बराबर है ना, वो लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक ही कुर्सी के लिए दोनों लड़ रहे हैं। वो छोटे भाई बड़े भाई कहाँ हैं? तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो चौकीदार चोर है बोलेंगे तो चलेगा। आप बड़े भाई खाली पैसे निकालने के लिए बोलेंगे। नाविका जी, आप समझो, अभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश में कौन चुनाव लड़ रहा है? राहुल गांधी जी। मतलब आगे राहुल गांधी जी कहीं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का थोड़ी है। अगर इस देश के जनता चाहे तो नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से उतार के राहुल जी को बिठाएंगे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल है। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी को 150 सीट से ऊपर नहीं आएंगी। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं 180 सीटें आएंगी। सिद्धारमैया जी कह रहे हैं 200 सीटें आएंगी। आप कह रहे हैं 220 से 240 आएंगी। ये कांग्रेस पार्टी वाले आपस में बात नहीं करते हैं क्या? अगर बात करते तो स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी आप बोल रहे हो, वो भी सेम रहता और इंटरनल जो आपका सर्वे है उसका भी पता चलता। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम भी पत्रकारों से ज़्यादा बात करते हैं ना, जो पत्रकार हमें दिखाएंगे वो हिसाब से कभी कभी हम लोग भी गलत फहमी में चले जाते। तो एक बात प्रियंका जी, राहुल जी, सिद्धारामैया जी, एक ही बात कहा, आप वो कन्वीनियंटली वो भूल जा रहे। EVM नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव नहीं लड़ सकते। नरेंद्र मोदी जी का भरोसा EVM, ED, इनकम टैक्स, CBI, अदानी, अंबानी, ये नरेंद्र मोदी जी परिवार है ना, वो परिवार से चुनाव जीतने के लिए कोशिश करिए। परिवार को दूर रख के अगर नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से अगर चुनाव लड़ेंगे ना, तब पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी को कितने सीट मिलने वाले हैं। रेवंत रेड्डी जी, आप तो इसी EVM से जीतकर मुख्यमंत्री बने। अब आपको EVM पर शक होगा तो तेलंगाना की जनता को शक हो जाएगा कि आप कैसे जीते। आपने भी तो EVM फिक्स नहीं किया होगा। 100 सीट मिलने वाले थे, 65 में रुक गए। श्रीधर रामास्वामी का ट्विटर पर सवाल है, बता सकते हैं कि बॉन्ड में चंदा देने वालों में पाकिस्तानी कंपनी का नाम क्यों है? नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं है किसने चंदा दिया और क्या दिया है, और मेरा इस विषय से डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई संबंध भी नहीं है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पार्टी को बहुत लोग चंदा देते हैं। आप में से कोई, बहुत से लोग एक आधे बार एक मेंबर भी होंगे। अब इनमें से कोई व्यक्ति अगर रेड सिग्नल को वायलेट करता है और उसको पुलिस अरेस्ट करती है तो ये योगायोग है, उसको इसके साथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे इस बारे में एक्चुअली जानकारी नहीं है, क्योंकि ये, पर एक बात मैं पक्की बताता हूँ
कि मेरे डिपार्टमेंट में जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, हर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ ई टेंडर निकाल कर दिया है। 10 साल में मैंने 50 लाख करोड़ के काम किए, एक भी काम ई टेंडर के बिना नहीं किया, और जो लोवेस्ट आया है उसी को काम दिया है। एक भी केस आप निकाल लीजिए, आप निकालिए या दुनिया निकाल ले, मैं तैयार हूं। एक भी गलती होगी तो जो सजा है वो स्वीकारने के लिए तैयार हूं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्वालिटी कॉन्शियस है, और इसके साथ हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। गडकरी जी, इसलिए शायद विपक्ष भी आपसे बहुत इम्प्रेस्ड रहते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि गडकरी जैसा नेता बीजेपी में शायद नहीं होना चाहिए, किसी और पार्टी में आ जाना चाहिए। आपके बल्कि टिकट की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी तब तक खलबली थी। उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि आप महाविकास आघाड़ी से आकर लड़ लें, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको जितवाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि गडकरी जी अच्छे नेता हैं। जब विपक्ष आपकी तारीफ करने लगता है तो कहीं डर तो नहीं लगता कि ये क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात, ये क्या उजागर करता है कि आप अपनी ही पार्टी में थोड़े से खींचे तने अनकंफर्टेबल हैं? नहीं, ये सब मनोकल्पित है। पहली बात तो ऐसी है कि जो लोग मुझे जानते हैं, अब नागपुर में मुझे 2-2, 3-3 हजार लोग मिलते हैं, और मैंने 4 बातें, मैं जातीयवाद और सांप्रदायिकता नहीं पालता। मैंने मजाक में कहा अभी पब्लिक मीटिंग में कि सब मेरा परिवार है। जो सही काम है वो सबका होगा, गलत काम अपने का नहीं होगा। और मैंने ये कहा कि जात पात की बात करोगे तो मैं ठोक दूंगा। मैं आदमी उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और मैं जो सही काम होता है वो सबका करता हूँ। मैं आरएसएस का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, मेरा कन्विक्शन साफ है। मैं इमरजेंसी के खिलाफ राजनीति में आया हूँ। मैंने अपनी आइडियोलॉजी कभी छुपाई नहीं। इट इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन टू मी। पर इसके बाद ये आश्चर्य है कि पार्लियामेंट में मुझे स्पीकर साहब ने बताया कि ये पार्लियामेंट का रिकॉर्ड बन गया है कि मेरे डिपार्टमेंट के डिमांड पर 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने विचार रखे, और उसमें लगभग हमारे अपोनेंट थे। हर व्यक्ति ने, ओवैसी से लेकर सब ने। बीजेपी का एक विज्ञापन है जिसमें कहा पापा ने वॉर रुकवा दी, ये सेंटेंस का इस्तेमाल हुआ। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन की रैलियों में मीम्स बनाए जा रहे हैं इसी बात की कि अगर तब वॉर रुकवा दी, अपने लोग बाहर निकाल लिए, तो गाजा और इजराइल की वॉर भी रुकवा देते। ये ऑपोजिशन का कहना है। देखिए, अगर आप मेरे से पूछें कि वॉर रुकवा दी, माय आंसर इज यस। कैसे रुकवाई, मैं खुद विटनेस हूं, मैं साक्षी हूं। I can give you the date, I can give you the time, I can tell you for how long, I can tell you कैसे किया, किसके लिए किया। ये किया 2 बार। एक बार मार्च 5 को खार्किव में, जब हमारे विद्यार्थी जो हैं शहर के बाहर जा रहे थे, एक सेफ जोन था, सेफ जोन के अगल बगल में शेलिंग हो रही थी, रशियन आर्मी शेलिंग कर रही थी। तो मोदी जी ने प्रेसिडेंट पुतिन को फोन किया और उनको कहा कि कृपया शेलिंग बंद करवाइए, क्योंकि हम लोगों के बीच में ये समझौता है कि हम सेफ जोन जाएंगे। तो कुछ समय के बाद वो शेलिंग रुक गई और वो लोग वहां जा पाए। जो दूसरी घटना जो थी, और वो ये और जटिल विषय था, ये मार्च 8 को हुआ। ये मार्च 8 के फोरनून में हुआ, सुबह से शाम तक के। एक जगह थी जहां यूक्रेन, रशिया और एक प्राइवेट मिलिशिया थी, इनफॉर्मल मिलिशिया, वो आपस में फायरिंग कर रहे थे। और हमारे स्टूडेंट्स जो थे वो चाहते थे कि वहां से निकले। और एक बार हमारा प्रयास हुआ, वो प्रयास असफल था, क्योंकि जैसे ही वो लोग बस में बैठे, फायरिंग फिर से शुरू हो गई, तो उनको बस छोड़ के हॉस्टल जाना पड़ा। तो अगले बार जो है हम लोग गए पीएम के पास और कहा कि देखिए, इसमें 2 चीजें हमें करनी होगी। एक तो वहाँ के विद्यार्थी जो हैं उनका मनोबल उतना डाउन था कि हम दिल्ली से कुछ सीनियर अफसर भेजेंगे जो वहाँ तक जाएंगे, ताकि स्टूडेंट को लगे कि अगर दिल्ली से कोई वहाँ तक आया है तो हम वहाँ से दिल्ली पहुँच सकते। तो ये
हमारा लॉजिक था। और हमारे 2 सीनियर ऑफिसर जो रूसी बोलते थे वो वहां तक गए। दूसरा जो है, हमें रुकवाना था और रास्ता बनाना था कि क्योंकि हम तो हमें रोड तो पता था, 3-4 विकल्प थे इसमें, पर जब तक रूस, रशिया और वो प्राइवेट मिलिशिया की सहमति न बने कि उस रोड पे उस दिन पूरा दिन फायरिंग नहीं होगा, जब तक हमारे लोग नहीं निकलेंगे, तब तक हम रिस्क नहीं ले सकते थे। तो इसमें हम लोग पीएम मोदी जी के पास गए और उन्होंने, जब हमने एक्सप्लेन किया तो उन्होंने उसके पहले प्रेसिडेंट पुतिन से बात की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात की। उन्होंने अपने फौज को कहा कि आप इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इस पे कुछ सोल्यूशन ढूंढिए। तो दोनों लोग और वो मिलिशिया मिलके हम लोगों ने एक सैनिटाइज्ड पाथवे बनाया। उस पाथवे में वो बस में बैठ के वो लोग आए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एस जयशंकर, यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। थैंक यू वेरी मच। आप आए और आपने सवालों का इतने ओपनली जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।